हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सह प्राणी शास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर अपने जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम या जो प्रोटोजोआ संघ है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन की जो आउटलाइन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे अपने। तो आपको पता है कि प्रोटोजोआ नाम सबसे पहले गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और प्रोटोजोआ को सर्वप्रथम ल्यूवान हुक ने देखा और इसे एनिमलक्यूल नाम दिया। तो ये जो इसका आरेखी एक चित्र है अपने पास, इसको अपने देखो। तो जो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स वाला पार्ट है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेंटेटा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, इनका जो अपने को क्लासिफिकेशन है वो क्लास तक अपने को करना है। तो अपने जो प्रोटोजोआ है इसका जो आरेखी चित्र है इसको देखो। सबसे पहले अपने एक तो भी कोई भी जंतु है, उन जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इसको विभाजित किया गया है कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, अगर है तो, या फिर उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है। तो इससे पहले अपने जैसे जनरल आप लोगों ने सीनियर के अंदर इसको देख रखा है। तो प्रोटोजोआ फाइलम होता है, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में सीडोपोडिया, फ्लेजिला, सीलिया ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कोई एक या एक से अधिक अथवा अनुपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो प्रोटोजोआ फाइलम है, इसको सबसे पहले 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक तो इसकी जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा और चौथा है इसका सिलियोफोरा। तो इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। फिर अपन इसको देख रहे हैं सार्कोमेस्टिकोफोरा। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा जो सुपर क्लास है इसकी, तो 3 सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइना और सार्कोडीना। फिर इनकी अपनी अलग क्लासेज है, जैसे मेस्टिकोफोरा को फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा में डिवाइड किया गया है। फिर ओपेलाइना की ओपेलाइनेटाई इसका ऑर्डर है। और जो सार्कोडीना है, सार्कोडीना को 3 क्लास, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया, इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फिर जैसे स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ के अंदर टिलोस्पोरिया और टिलोस्पोरा, टेक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरा 3 इसकी क्लास है। निडोस्पोरा के अंदर इसी तरह से मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। और सिलियोफोरा के अंदर एक क्लास होती है सिलिएटा। और फिर इसकी जो सब क्लासेज है, 4 सब क्लासेज में इसको डिवाइड किया गया है। एक है इसकी होलोट्राइका, पेरीट्राइका, सक्टोरिया और स्पोरोट्राइकिया। तो इस तरह से इसकी जो आउटलाइन है। तो सबसे पहले अपनी इसकी जो प्रोटोजोआ फाइलम है इसकी जनरल करेक्टर के बारे में अपने थोड़ा सा देखेंगे अपने भी, किस तरह से इसके अंदर जो सामान्य लक्षण है वो इसके अंदर उपस्थित है। तो सबसे पहले जनरल करेक्टर की बात करें तो इस संघ के जो जितने भी जंतु हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं और एसेल्युलर जंतु होते हैं। सारे के सारे जो सरलतम है और प्रिमिटिव टाइप के जंतु होते हैं। इसका मतलब ये है कि आदिम जंतु है और इन जंतुओं का जो विकास हुआ है इसी क्रम में हुआ है। तो स्टार्ट में इसके अंदर जो एसेल्युलर, फिर सेल्युलर, फिर उसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से इसके अंदर क्रमिक रूप से डेवलप हुए हैं। ये जंतु होते हैं, ये एकल या तो सोलेटरी होते हैं या फिर ये कॉलोनियल होते हैं, निवही के रूप में पाए जाते हैं। और इस संघ के जंतु जितने भी हैं वो या तो स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग, मतलब अपना जीवन स्वयं स्वतंत्र रूप से व्यतीत करते हैं, अथवा
पैरासाइट के रूप में या सहजीवी या सहभोजी के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं के अंदर जो शरीर होता है वो या तो नेक्ड होता है अथवा उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और एक्सोस्केलेटन के रूप में अगर अपने इसमें देखें तो इसके अंदर पेलिकल उपस्थित होती है। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। इनमें जो बॉडी है वो सिमेट्री की बात करें अपने तो ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो इसमें कौन सी, स्फेरिकल सिमेट्री है, जैसे रेडियोलेरिया आपने देखा है तो स्फेरिकल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। और अधिकतर जंतु इसके सारे के सारे एसिमेट्रिक होती है, यानी किसी भी अक्ष से उसको जो सेंटर को मानते हुए अपने दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। बायोप्लाज्म जैसे अपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म होता है और अंदर की तरफ इसके अंदर एंडोप्लाज्म होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला या सीलिया होते हैं। और जो एक इसका जो वर्ग है, जो क्लास है वो कौन सी, स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एंडोपेरासाइट के रूप में होते हैं। जैसे इसका स्पोरोजोआ और निडोस्पोरा, ये दोनों की दोनों जो इसकी सुपर क्लास है वो एंडोपेरासाइट के रूप में पाई जाती है। तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है। और दूसरा जो सार्कोमेस्टिकोफोरा और जो सीलियोफोरा है, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला या सीलिया, इनमें से कोई उपस्थित होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर जो जंतु है वो होलोफिटिक, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन के अंदर है तो ये शब्द है, जैसे होलोफिटिक न्यूट्रिशन है तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये वो जंतु होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जो यह विधि होती है यह विधि ऑटोट्रोफिक या फोटोट्रोफी नाम से भी जानी जाती है। इस विधि के अंदर अपने को पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रासायनिक क्रिया करके डेक्सट्रोज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा कौन सा होता है, होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। फिर दूसरा इसका होलोजोइक। तो होलोजोइक जो जंतु होते हैं या जो प्रोटोजोन्स हैं वो अपना भोजन दूसरे जंतुओं अथवा पौधों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जो प्रोटोजोन्स हैं उनको अपने होलोजोइक, तथा इस जो विधि है, ये जो टेक्निक्स है, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं अपने। तो जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर अपने दो शब्द काम में लेते हैं। एक तो होता है पिनोसाइटोसिस या जिसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस। अगर जो भोजन है अगर लिक्विड के रूप में इन्विजिनेशन के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। और दूसरा इसका होता है, एक टर्म काम में लेते हैं अपने, फेगोसाइटोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉलिड भोजन को अगर इन्वेजिनेशन के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। एक टर्म अपनी इसके अंदर सेप्रोजोइक या जिसे ओस्मोट्रोफी भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सेप्रोजोइक के अंदर बॉडी की जो सामान्य जनरल सरफेस है उससे ओस्मोसिस के द्वारा जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है उसको ग्रहण किया जाता है, और इस विधि को ही अपने ओस्मोट्रोफी भी कहते हैं। एक शब्द काम में लेते हैं अपने, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर एक से अधिक विधि के द्वारा अगर भोजन ग्रहण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इसका मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा, ये तो इसकी न्यूट्रिशन की विधि हो गई। इसके अलावा जो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसके अंदर कौन सा होता है, इंट्रासेल्यूलर होता है, अर्थात कोशिका के अंदर जो डाइजेशन की क्रिया, एक कोशिका है तो उसके अंदर ही सारी की सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है ना, तो वो उसका कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात करें अपनी, तो जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन है वो सामान्य जो बॉडी सरफेस है उसके द्वारा होता है। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। एक्सक्रेशन की बात करें तो जो न्यूट्रिशन जो होता है वो जनरल सरफेस के द्वारा लिया जाता है, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ है उनको सामान्य सरफेस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इसके अंदर
जैसे नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो क्या अमोनिया है। अमोनिया पानी अपने को पता है कि पानी में घुलनशील होती है, तो पानी में घुलकर बॉडी के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। अच्छा, एक इसका जो विशेषता है इसके अंदर कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल पाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल या जो संकुचनशील धानी है, जो जितने भी जो फ्रेश वाटर के जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल होती है, वो प्रेजेंट होती है। और ये कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन के द्वारा जो बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में पानी आता है उसको बाहर की तरफ निकालती रहती है। तो कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो समुद्री या जो मेराइन वाटर के हैं अथवा जो एंडोपेरासाइट या जो पेरासाइट एडेप्टेशन वाले जंतु हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल होती है, वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें जो न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट सारी अवस्थाएं पाई जाती है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन, मुख्यतः बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और स्पोरोगोनी के द्वारा अथवा बडिंग के द्वारा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर बाइनरी फिशन है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल अथवा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन दोनों प्रकार का इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर जैसे कंजुगेशन की क्रिया होती है पैरामीसिन के अंदर, तो वो क्या है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसी तरह इसके अंदर रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है और अत्यधिक जो रीजनरेशन है वो डेवलप होता है इसके अंदर। अगर एक जंतु को दो भागों में काट दिया जाए या अलग अलग कर दिया जाए तो वो जो नई कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रीजनरेशन है वो अत्यधिक डेवलप होता है, पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कायिक व जनन कोशिकाओं में विभेदन अनुपस्थित होने के कारण इमोर्टिलेशन या जो अमृतत्व है वो प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें अमीबा है। अब जो प्रोटोजोआ संघ है, पूरे प्रोटोजोआ संघ को अपन जैसे पहले इसके जो आउटलाइन देखी है, वो सारा जो आउटलाइन है वो क्या है, मुख्य जो चलन के अंग है इसके चलनांग अथवा लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। और प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की जो ये रूपरेखा है वो बार्न्स व स्लेग नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो इस पर आधारित है। अब जो आउटलाइन की अपन ने चर्चा की है, आउटलाइन के अंदर जैसे इसकी जो सुपर क्लास एक है सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा के जो जंतु है, जैसे अपन लोकोमोशन की बात कर रहे हैं तो ये सार्कोमेस्टिगोफोरा के जो जंतु है उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, सीलोपोडिया या फ्लेजेला, इन दोनों के द्वारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा इसका स्पोरोजोआ और जो निडोस्पोरा है इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये पैरासाइट या परजीवी के रूप के अंदर किसी न किसी जीव के एंडोपैरासाइट के रूप में ये पाए जाते हैं। और इसकी चौथी जो क्लास है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा के अंदर मुख्य रूप से जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है और सीलिया के द्वारा इसके अंदर लोकोमोशन पाया जाता है। अब जो मेस्टिगोफोरा है, मेस्टिगोफोरा को अपने 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक इसकी सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक मेस्टिगोफोरा, दूसरा ओपेलाइनेटा और तीसरा इसका सार्कोडीना। ये इसकी 3 सुपर क्लास है। अब मेस्टिगोफोरा है, मेस्टिगोफोरा को आगे 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक इसकी है फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरी जू मेस्टिगोफोरा। तो जो मेस्टिगोफोरा है इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, फ्लेजेला होता है, फ्लेजेला होता है। और फ्लेजेला इनके अंदर जो फाइटोमेस्टिगोफोरा और जू मेस्टिगोफोरा है दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो पहला जो इसकी पहली क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा है, इसकी एग्जांपल की बात करें अपनी तो इसके अंदर मुख्य रूप से वोल्वोक्स, युग्लिना, ट्रिप्टोमोनास, नोक्टिल्यूका और
सिरेटियम, ये इसके एग्जाम्पल है। जूमेस्टिकोफोरा की बात करें तो जूमेस्टिकोफोरा के अंदर इसके जो एग्जाम्पल है वो एंटमीबा, अमीबा, लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा और ट्राइकोमोनास, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसकी जो दूसरी जो सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा, ओपेलाइनेटा की बात करें तो ये जो ओपेलाइनेटा की जंतु होती हैं ये सारे के सारे इंटेस्टाइन के एंडोपेरासाइट के रूप के अंदर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल इसका जो ओपेलाइना है, जैसे ओपेलाइना किसके अंदर, जो फ्रॉग की रेक्टम होती है उसके अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो इसके आप जो जनरल कमेंट्स हैं वो थोड़े आप अपने देखना इनको, है ना। और फिर तीसरी जो इसकी सुपर क्लास है वो है सार्कोडीना, जिसे राइजोपोडा भी कहते हैं। और जो सार्कोडीना के जितने भी मेंबर्स हैं इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है इनके अंदर। तो जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसका। और फिर इसको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। तो एक्टिनोपोडिया की बात करें तो एक्टिनोपोडिया का जो एग्जाम्पल है वो है थैलेसिकोला। राइजोपोडिया का जो एग्जाम्पल है इसके अंदर अमीबा, एंटमीबा, आर्सिला, पेनार्डिया, पोलिस्टोमिला, ये सारे के सारे किसके हैं, राइजोपोडिया के हैं। फिर पायरोप्लाज्मिया का एग्जाम्पल की बात करें अपनी तो बबेशिया। बबेशिया होता है ये क्या, वर्टिब्रेट्स जंतुओं की आरबीसी में परजीवी के रूप के अंदर पाया जाता है। और बबेशिया को पहले स्पोरोजोआ जो सब फाइलम है उसके अंदर रखा गया था, परंतु इसकी स्पीसीज के अंदर स्पोर्स उत्पन्न नहीं होते, इस कारण से इसको वहाँ से हटाकर और जो सार्कोडिना है उसकी जो पायरोप्लाज्मिया जो क्लास है उसके अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो ये है इसकी एक जो सुपर क्लास सार्कोमेस्टिकोफोरा। दूसरी जो सुपर क्लास है स्पोरोजोआ, उसकी बात करें तो ये जो स्पोरोजोआ के जितने भी जंतु हैं मुख्यतः क्या होते हैं, एंडोपेरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी के रूप के अंदर होते हैं। और शरीर पर मोटी पेलिकल प्रेजेंट होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर अनुपस्थित होता है, न्यूट्रिशन सेप्टोजोइक टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर इसके अंदर सिंगेमी या जिसे युग्मक संलयन कहते हैं उसके द्वारा इसके अंदर बीजाणु निर्माण की क्रिया होती है। और जीवन चक्र के अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्टेजेस पाई जाती है। तो ये इसका जो दूसरा जो सब फाइलम है स्पोरोजोआ। और जो स्पोरोजोआ के जंतु हैं उनको 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, टिलोस्पोरिया और टॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरा, 3 क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसके जो टिलोस्पोरा है, टिलोस्पोरा के अंदर इसके अंदर ग्रिगराइना, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मिया की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मा, और हेप्लोस्पोरा की बात करें तो इक्थियोस्पोरिडियम, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसका जो तीसरा सुपर फाइलम है, तो तीसरा सुपर फाइलम जो सब फाइलम है उसके अंदर नीडोस्पोरा। तो नीडोस्पोरा के जो जंतु होते हैं इनमें ट्रोफोजोइट अमीबिए होते हैं। और जो ट्रोफोजोइट जो वेस्ट ट्रोफोजोइट होते हैं उसमें अनेक केंद्रक होते हैं, जीवन भर बीजाणु उत्पन्न इसके अंदर होता रहता है। और इसकी 2 क्लास हैं, 2 क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है इसकी मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरी है इसकी माइक्रोस्पोरिडिया। तो मिक्सोस्पोरिडिया के जंतु सारे के सारे क्या, जो अक्षमतापी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एंडोपेरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, और ये अधिकांशतः
जो फिशेज या मछली हैं उनके अंदर निवास करते हैं। जीवन भर बीजाणु निर्माण होता रहता है और बीजाणु होते हैं वो इनके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर मिक्सीडियम इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो माइक्रोस्पोरिडिया है, माइक्रोस्पोरिडिया के जंतु ये की पैरासाइट हैं। एग्जाम्पल के अपन और जो मधुमक्खी हैं उनके अंदर महामारी का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह के अंदर इसकी जो निटोस्पोरा है इसकी 2 क्लास है और ये एंडोपेरासाइट है। इसका मतलब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो अनुपस्थित होता है। फिर इसका चौथा जो सबफाइलम है, चौथे सबफाइलम के अंदर अपन बात करें तो है सीलिएटा, और सीलिएटा के अंदर एक ही क्लास है। जैसे जो सीलियोफोरा है उसकी एक ही क्लास है सीलिएटा, या जैसे इन्फ्यूसोरिया भी कहते हैं। इन्फ्यूसोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऊपर जो जंतु विकसित होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, वो क्या इन्फ्यूसोरिया के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो जनरल कैरेक्टर की बात करें इसमें तो शरीर होता है, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या सीलिया प्रेजेंट है, जैसे नाम से विदित है। पेलिकल होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस 2, और ये कौन से डायमोर्फिक होते हैं, द्वितीय रूप या 2 रूप के अंदर होता है। एक इसका होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो इसके सोमेटिक न्यूक्लियस है। इसका मतलब वो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। बाइनरी फिशन होता है वो इसके अंदर ट्रांसवर्स होता है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है। अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें कंजुगेशन के द्वारा होता है, और ये कंजुगेशन है वो ऑटोगेमी, हेमिमिक्सिस, एंडोमिक्सिस और साइटोगेमी इनके द्वारा होता है। कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल होती है, जैसे एग्जाम्पल के सीलियोफोरा का एग्जाम्पल क्या पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम को ध्यान में रखते हुए अपने इसको देखें तो कॉन्ट्रैक्टिल जैसे पैरामीशियम है तो उसमें 2 प्रकार की कॉन्ट्रैक्टिल वेक्यूल पाई जाती है ना। तो भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए जो अंदर जो भोजन लेना और बाहर की तरफ निकालना, उसके लिए इसके अंदर क्या होती है परमानेंट ओपनिंग होती है। तो जो भोजन इंजेक्शन की क्रिया है वो किसके साइटोस्टोम या जिसे सेल माउथ कहते हैं उसके द्वारा होती है। और जो इजेशन की क्रिया है, जो भोजन को बाहर निकालने या बहिक्षेपण की जो क्रिया है वो साइटोप्रोक्ट या साइटोपाइज के द्वारा होती है, जिसे सेल एनस कहते हैं। अच्छा, जो बॉडी है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, और ये सारे जो ट्राइकोसिस्ट होती है वो क्या इसकी रक्षा के लिए ऑर्गन है। इस तरह से मतलब डेवलप हो जाती है ट्राइकोसिस्ट। तो जो क्लास सीलिएटा है वो क्लास सीलिएटा आगे चल के अपने 4 सब क्लास में डिवाइड की गई है। एक तो है इसकी होलोट्राइकिया, दूसरी पेरीट्राइकिया, तीसरी सक्टोरिया, और चौथी है वो है स्पाइरोट्राइकिया। तो जो पहली होलोट्राइकिया, तो होलोट्राइकिया के अंदर जो बॉडी है, बॉडी क्या होती है वो सरल और समरूपी होती हैं, पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। क्या जो बॉडी वयस्क में शरीर पर सीलिया का अभाव होता है, नहीं पाए जाते इसके अंदर वयस्क में। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसेला। फिर तीसरा इसका सक्टोरिया। तो इसके अंदर जो शिशु या जो डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग अवस्था है उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, और जो अडल्ट होता है उसके अंदर टेंटिकल्स के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिनेटा। और चौथी इसकी जो सब फाइलम है वो है स्पाइरोट्राइकिया, स्पाइरोट्राइकिया। और इसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सीलिया कम विकसित होते हैं, कम पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसके अंदर स्टेंटर और बर्सेरिया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो अपने जो इस टॉपिक के अंदर जनरल जो इसकी आउटलाइन और जनरल कैरेक्टर, फिर इसका जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके जो सब फाइलम हैं, फिर उसके सुपर फाइलम हैं, है ना, फिर जो उसको अपने क्लास तक अपने को इसको डिवाइड किया है ना। तो इस तरह से ये जो संघ प्रोटोजोआ है वो अपना टॉपिक है। थैंक यू।